लेकिन ऐसा स्कैम हुआ है, उसकी वजह से जहाँ एक ट्रस्ट था वो ट्रस्ट ब्रीच हुआ है। और इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय को भी आकर के इस तरह के मामलों में कुछ गाइडलाइंस भी देनी चाहिए। ये 50 कॉपियां ही नहीं बदली, ये उन 50 कैंडिडेट का जो इसके पात्र थे उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। और जो हजारों सैकड़ों लाखों लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उन, या एपीयू की तैयारी कर रहे हैं या एचजीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके मनोबल को कहीं ना कहीं धक्का लगा है। इवैल्यूएशन, गलत इवैल्यूएशन के चलते उस परीक्षा से मैं बाहर हुआ। और मैं ये नहीं कहता कि हमसे कमजोर लोग आगे निकले हैं, लेकिन ऐसा लगता था कि अगर एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन का जो सिस्टम अगर वो पारदर्शी होता तो निश्चित रूप से हमारी सफलता होती। जिन लोगों ने एग्जाम दिया है या जो लोग फर्जीवाड़ा करके जो अभी जज के सीट पे बैठे हैं, री एग्जाम होना चाहिए ताकि जो लोग सीट के उम्मीदवार हैं उनको दोबारा चांस मिले अंदर। तो सर जुडिशरी में भी क्यों ना जुडिशियल ऑफिसरों को ही रखा जाए। हम जैसे अभी राजस्थान गए थे तो वहाँ पे लोकल बॉडीज वगैरह भी थे जो काफी ज्यादा उत्पात मचा रहे थे एग्जाम सेंटर में भी। जैसा अपने ही ग्रुप की पूजा दीदी के साथ भी वहाँ स्कैम हो गया, उनका पेपर लेकर दूसरे लोगों को दिखाया जा रहा था। निराशा ये होती है सर कि अब साल 2 साल से कोई लगे हुए हैं, कोई 3 साल से भी लगे हुए हैं इसमें। बहुत आशा के साथ हम लोग एग्जाम देते हैं। एग्जाम के बाद फिर जब इस तरह के बात सुनने में आते हैं तो बुरा तो लगता ही है, फिर अपना भविष्य भी इसमें अंधकार में लगता है। और ये सिर्फ हम लोगों के साथ नहीं हो रहा है, तो जुडिशरी में इनसे बचा हुआ था, लेकिन आजकल जुडिशरी में भी ये चीज हो रही है। तो इसके लिए जिस तरह मेरा तो जी प्रणाम गुरु जी। सर मेरा कहना इसमें यही है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली कि इसमें जैसे हर एक चीज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंगली जैसे भी नई बीएनएसएस में भी आया है, तो ये जो एग्जाम होना चाहिए टोटली ऑनलाइन होना चाहिए, जिसके अंदर कोई भी पेज फाड़ा या हटाया नहीं जा सकता है सर। इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकता है। सबसे पॉजिटिव थिंग्स यही है सर। तैयारी करने के लिए कहीं यूपी या कहीं दूसरे जगह जाके पेरेंट्स भी उतना ही स्पेंड कर रहे हैं, स्टूडेंट भी उतना ही मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद इस तरह से आता है तो ये बहुत ही दुख की बात होती है। उसकी लक्ष्य जो है भविष्य अंधेरा हो जाता है। भविष्य यदि आयोग को एग्जाम लेता है तो उस एग्जाम को लेने से पहले वो सारा प्रिपरेशन पहले कर ले, जिससे इस तरह का जो स्कैम होता है वो स्कैम से बचे। और गवर्नमेंट को इस पर काफी सख्त रूल बनाना चाहिए। गवर्नमेंट को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए और काफी कड़ा एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि जो ऑफिसर्स हैं, जो आयोग के मेंबर्स हैं या कोई भी है, उनके अंदर एक डर हो कि हाँ अगर मैं ये करता हूँ तो मेरे खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है सर, इसीलिए ये बढ़ते जाता है और आज ये बढ़ के जुडिशरी तक पहुंच गया। लास्ट में सर क्लास के समय हमको याद है 1 या 2 माह पहले बोले थे कि सब जगह घोटाला हुआ, सब जगह स्कैम हुआ, लेकिन जुडिशरी बचा हुआ है। जुडिशरी में यदि कहीं घोटाला हो तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसका बांह तोड़ते, उसका गर्दन मोड़ते। लेकिन आने ठीक सर के कहने के 2 महीना के बाद फिर इस तरह की सामने बात आ गई कि अब जुडिशरी में भी घोटाला हो गया, स्कैम हो गया। के बाद वो बाहर है। एक तो वैकेंसियों का ही रेशो उतना रहता है कि जितनी सीट खाली है उसका 1/4 या 1/3 या हाफ निकालते हैं वैकेंसियां। पूरी वैकेंसियों का कोई एडवर्टाइज नहीं होता। उसके बाद भी 3-3, 4 साल में, 2 साल में, 3 साल में जाके वैकेंसी क्लियर होती है और उसके बाद ये चीजें सामने आती हैं, जिससे कि जो भी नए स्टूडेंट हैं या पुराने, सभी के साथ न्याय हो। आज डे स्टूडेंट आप लोगों के साथ एक बहुत ही स्कैम वाले मैटर पर एक सेशन को ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें पूरे भारतवर्ष से बहुत से स्टूडेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इस सबसे पहले जो आयोग का मापदंड है, खासकर मापदंड है आयोग का अध्यक्ष, आयोग के साथ, क्योंकि ये सुप्रीम बॉडी होती है। आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बॉडी है। तो जो इसके चेयरमैन होते हैं और मेम्बरांस होते हैं, इसके लिए कोई मिनिमम नहीं है, यानी ये एक तरह से राज्यपाल के द्वारा ये लोग मनोनीत किए जाते हैं। और एक पहले तो ये मापदंड हो, जैसे ऑनरेबल हाई कोर्ट के लिए मापदंड है 10 साल का एडवोकेट हो या 10 साल का हो जुडिशियल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट जज रैंक का हो। आप लोग एक एग्ज़ाम देते हो, कोई भी एग्ज़ाम देते हो, एपीओ देते हो, सिविल जज देते हो, एचजीएस देते हो, सबके मिनिमम क्वालिफिकेशन। लेकिन जो एग्जामिनेशन लेने वाली बॉडी है, जिसको हम लोग सेवा आयोग कहते हैं, उसके चेयरमैन और मेंबर के लिए कोई मापदंड नहीं।
और ये भी नहीं पता चलता तो व्यक्ति आया उसकी जो पृष्ठभूमि है वो क्या एग्जामिनेशन यानी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ा रहा है कि नहीं जुड़ा रहा है। तो पहली बात तो मेरा एक सुझाव है कि जो आयोग के माननीय सदस्यगण हो, जो आयोग के अध्यक्ष हो, उनको या तो कोई ऐसे पद से हो, न्यायाधीश के पद से हो, या फिर कोई सिविल सर्विस के IAS ऑफिसर्स हों, या यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर या प्रोफेसर रैंक के व्यक्ति हों, जिनके अंदर प्रशासन का, शिक्षा का या न्यायाधीश का एक बहुत अच्छा अनुभव हो, वो इस पद पर बैठेंगे तो उनके द्वारा अगर उनके निर्देशन में कोई कार्य किया जाएगा तो त्रुटि होने की संभावना बहुत। देखिए जो स्कैम हुआ है ये कोई जैसे देखा कि काशीलाल जी ने बात को रखा कि देखो जो स्कैम हुआ है ऐसा नहीं कि कोई क्लर्क के लेवल का हो, किसी क्लर्क ने इतना बड़ा हिम्मत किया हो, स्टूडेंट की कॉपी के पेज को फाड़ा गया हो, दूसरे की कॉपी को जोड़ा गया हो, इतना बड़ा एक क्लर्क हिम्मत नहीं की। इसके पीछे कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी के भी क्या नाम है जिसको कहते हैं मिली भगत होती है, उनकी भी कॉन्स्पिरेसी हो। तो इसकी जो जांच है ऑनरेबल हाई कोर्ट में तो केस चल ही रहा है, हाई कोर्ट तो 2-4 दिन ही देगा। इसकी एक पूरी CBI से जांच कराई जाए और CBI से जांच कराने के बाद जितने दोषी लोग हैं उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। तो सरकार की भूमिका है, सरकार आयोग को एक बार रिफॉर्म करे, नए सिरे से रिफॉर्म करे और ये देखे कि जो उसमें बैठे हुए उच्च पद पर लोग हैं क्या उनकी कोई मिली भगत तो नहीं है। जो जो लोग दोषी पाए जाए उनको दंड दिया जाए, आयोग को नए सिरे से रिफॉर्म किया जाए। और ये जो जुडिशल सर्विसेज होती है, मेरा ये कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय काम को स्वयं लेना शुरू कर दे, जैसे कि मध्य प्रदेश में लिया जाता है, छत्तीसगढ़ में लिया जाता है, दिल्ली में लिया जाता है। बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर जुडिशल एग्जामिनेशन जो होता है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा। देखिए जो स्टूडेंट होता है उसकी पीड़ा कितनी ज़्यादा है ये या तो स्टूडेंट जानता है या एक टीचर जानता है। स्टूडेंट के जो गार्जियन होते हैं कैसे उनको सर्वाइव कराते हैं, कैसे उनको कंपटीशन के फील्ड में 2 साल 4 साल 5 साल जो रहते हैं कैसे उनको इस फील्ड में रहने के लिए उनको आर्थिक मदद, मानसिक मदद, हर तरह से मदद गार्जियन करता है। हम प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। प्रयागराज तो आप लोग को मालूम होगा कि स्टूडेंटों का हब है। यहाँ मैक्सिमम 20 से 30% पॉपुलेशन के स्टूडेंट रहते हैं। वो स्टूडेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। यहाँ पर इतने मकान नहीं है, इतने यहाँ पर लॉज नहीं है, इतने यहाँ पर हॉस्टल नहीं है, स्टूडेंट चाहे गर्ल्स और बॉयज रह सके। इसका परिणाम ये होता है कि छोटे छोटे कमरे में 10 बाई 10 के कमरे में 10 बाई 15 के कमरे में 2-2 स्टूडेंट 3-3, उसमें सुविधा का अभाव, ना कोई फ्रिज, ना कोई कूलर, ना कोई फैन, बड़े मुश्किल से एक टेबल फैन का इंतजाम वो स्टूडेंट कर। खाने के लिए स्टूडेंट उसी कमरे में खाना बनाता है, इसमें रहता है, पढ़ता है। हर एग्जामिनेशन की मोटी मोटी फीस होती है, उसके गार्जियन उसको फीस कैसे देते। स्टूडेंट दिन रात एक करके मेहनत करके और कमीशन के द्वारा जो भी एडवर्टीजमेंट होता है उसकी सारी चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने तैयारी को करते। कभी कमीशन कहता है कि अब इतने नए सिलेबस और पढ़ने हैं, अब आपको इतने माइनर एक्ट और पढ़ने हैं, अब आपको ये लोकल लॉज और पढ़ने हैं। स्टूडेंट उसको बिल्कुल स्वीकार कर लेता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं करता। उसको लगता है कि ये माइनर एक्ट पढ़ने से, ये लोकल लॉज पढ़ने से हमारा करियर और अच्छा संवर जाएगा, हम और अच्छे जज के रूप में अपने को स्थापित कर लेंगे। उसका वो प्रोटेस्ट नहीं करता, उसका कोई विरोध नहीं करता। लेकिन जब आपके एडवर्टीजमेंट के सारे मापदंड को वो स्टूडेंट पूरा कर लेता, एग्जाम दे लेता है, प्री देता है, मेंस देता है, इंटरव्यू देता है और उसके पर्दे के पीछे एक दूसरा गेम खेला जा रहा है और जो गेम खेला जा रहा है उसके डायरेक्ट करियर को तबाह करने के लिए किया जा रहा है। आप कहते हो कि मैंने 50 लोगों की कॉपी को देखा कि वो उसमें पेज फटे थे या अदला बदली हुई है या उसमें कोई कोडिंग गलत हुई है। ये 50 का मैटर नहीं है, ये मैटर है सारे स्टूडेंटों का, चाहे वो सिलेक्ट हुए चाहे वो न सिलेक्ट हुए हो। ये आप तो 50 का कन्फेशन कर रहे हो। कैसे माना जाए कि आपने 50 के कॉपियों में कोडिंग डिकोडिंग करने में गलती किया या उनके पेज फटे पाए। हम तो इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं इस एग्ज़ाम को पूरा का पूरा निरस्त किया जाए और ऑनरेबल हाई कोर्ट अपने निगरानी में इसके एडवर्टीजमेंट को निकलवाए, जैसे HGS का निकलता है, हायर जुडिशल का, और इसके एग्ज़ाम को लिया जाए। एग्जामिनेशन में जो मेंस की कॉपी हो, जब इसका वैल्यूएशन हो, ऑनलाइन हो,
इसका जो एग्जामिनेशन हो वो पूरा सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में रहे। एग्जामिनर जब कापी जांचे उसकी भी पूरी सीसीटीवी कैमरे में फुटेज हो और उस कापी को ऑनलाइन वैल्यूएशन करने के बाद ऑनलाइन पब्लिश कर दिया जाए, जैसे सारे पीडीएफ में नोट्स पब्लिश किए जाते हैं। हर स्टूडेंट इसको देख सके कि मेरी कॉपी जो है उसमें कितने नंबर मिले, कोई पेजेस के साथ कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है। और इसके साथ साथ जो इंटरव्यू हो, जो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, वो भी कैमरे के सामने हो, कहीं से भी कोई संदेह उत्पन्न न हो, सारी व्यवस्था को पारदर्शी किया जाए, ताकि स्टूडेंट जो दबा कुचला हीन भावना से ग्रस्त होता जा रहा है, उसको ये भय लग रहा है कि जब न्यायिक सेवा में ऐसी गड़बड़ी हो सकती है तो मैं कैसे सफल हो पाऊंगा। दूसरी विडंबना ये है कि जो न्यायिक सेवा होती है, कितनी बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रेगुलर वैकेंसी, चाहे आपके पास 10 वैकेंसी हो, चाहे 20 वैकेंसी हो, 50 वैकेंसी हो, आप वैकेंसी को हर साल निकालें। लेकिन इसको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्टेट तो फॉलो करते हैं, लेकिन जो बड़े स्टेट हैं जैसे उत्तर प्रदेश बिल्कुल फॉलो नहीं, बिहार बिल्कुल फॉलो नहीं हो, उत्तराखंड बिल्कुल फॉलो नहीं, झारखंड बिल्कुल फॉलो नहीं हो। तो स्टूडेंटों के अंदर ये डाउट रहता है कि वैकेंसी, हम तो देखते हैं कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हो, कोई कहता है बिहार की वैकेंसी आएगी, कोई कहता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आएगी, कोचिंग वाले फर्जी एडवर्टीजमेंट दे रहे। अब ये बताइए, कैलेंडर जब आप जारी करते हो एग्जामिनेशन का, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो, बिहार का, यूपी का, कहीं का, सारे एग्जाम के बारे में जिक्र करते हो, लेकिन आप जिक्र नहीं करते जुडिशरी। एपीओ का तो कहीं न कहीं से जिक्र कर भी देते हो, लेकिन उसका आप जिक्र नहीं करते। स्टूडेंटों के अंदर ये डाउट रहता है कि इस साल वैकेंसी आएगी कि नहीं। आज सबसे पहले जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आपके पास 50 वैकेंसी हो, 50 वैकेंसी आप एवरी ईयर निकालिए, 20 वैकेंसी हो 20 निकालिए, 100 हो 100 निकालिए, ताकि हर साल स्टूडेंट एग्जाम देता रहे, उसका सिलेक्शन होता रहे, एक एक बैच खाली होता रहे, जूनियर स्टूडेंट आगे आते रहे, ताकि लोगों को ये लगे कि वैकेंसी तो हर साल आती है और मुझे मेरी तैयारी का जो फल है वो ज़रूर मिलेगा। इन सब बातों के साथ हम लास्ट में आप लोग से कहना चाहते हैं, देखिए आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप लोग जागरूक हैं, और हमने कई बार आपके सामने कोट किया है चाणक्य का, कौटिल्य का, कि जब जो अच्छे लोग होते हैं, सभ्य लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, जब वो उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, तभी ये उदंडी लोग, तभी ये जो आपराधिक लोग होते हैं वो ज़्यादा सक्रिय होते हैं। इसलिए जो समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको उदासीन नहीं होना चाहिए, शांत नहीं बैठना चाहिए, आपको अपनी आवाज़ को बराबर रखना चाहिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो लोग उदंडी हैं, जो लोग इस तरह के स्कैम करते हैं, जो लोग इस तरह के गलत गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, उनके मनोबल को तोड़ा जाएगा, टूटेगा। और इसके साथ साथ हमारे पास अपनी न्यायपालिका है, हमें अपनी न्यायपालिका का पूरा विश्वास है कि न्यायपालिका इस बड़े मैटर को बहुत ही अच्छी तरह से निपटाएगा और निर्देश भी देगा कि जो लोग इसमें दोषी हैं उनको कड़ा से कड़ा दंड। तो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस जो पिछले 33 वर्षों से आप लोगों के लिए समर्पित है, ऑनलाइन मोड पर विगत 5 वर्षों से चल रहा है, इसके पहले ऑफलाइन मोड पे चलता रहा। और मेरा जुड़ाव केवल 24 घंटे में मैं देखता हूँ कि अपने जीवन का 15 से 16 घंटा मेरा जो जीवन है वो केवल स्टूडेंटों के, चाहे वो क्लास के रूप में बीतता हो, चाहे स्टूडेंटों के क्वेरीज के रूप में बीतता हो, चाहे आपके द्वारा जब फ़ोन किया जाता है या व्हाट्सएप पे कोई मैसेज डाला जाता है, मेरा समय बीत। तो मैं तो अपने को पूर्ण रूप में आप लोगों के बीच में ही समर्पित करता हूँ। आपकी पीड़ा मेरी पीड़ा है, आप लोग बिल्कुल अपने को अकेले में ना महसूस करिएगा। एज ए टीचर जितना मुझसे बन सकेगा इस लड़ाई में मैं अपने को पूर्ण रूप में समर्पित करता हूं, और एक अच्छे न्याय तक, अंत तक मैं इस लड़ाई में जुड़ा रहूंगा, क्योंकि ये लड़ाई आपकी नहीं है, एक स्टूडेंट की नहीं है, 2 स्टूडेंट की नहीं है, पूरे भारत में रहने वाले उन स्टूडेंटों की है जो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो न्यायिक सेवा हो, चाहे अन्य कोई सेवा हो। तो अंत में हम आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज आप लोगों ने अपने समय को निकाला, और एक जो ये इतना गंभीर विषय था, जो आज बिल्कुल चर्चित विषय है, उस पर आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप लोग भी न्यायपालिका पर पूरा विश्वास करें। मेरा तो न्यायपालिका पे 100% विश्वास है कि न्यायाधीशगण इस मैटर को बहुत ही गंभीरता से सुन रहे हैं, और आपको हमने बताया कि 1 जुलाई को ऑनरेबल जजेस ने यहाँ तक कह दिया कि क्यों न ये वैकेंसी को मैं कैंसिल करूँ। इससे ज़्यादा ऑनरेबल जज साहब और कड़ा शब्द नहीं प्रयोग। तो थोड़ा इंतज़ार करें, 2-4 दिन की और बात है। हाँ, अगर कहीं और भी
कोई गतिविधियां लगती है। देखिए, श्रवण पांडे केवल अकेले थे जिन्होंने आरटीआई फाइल किया, और आरटीआई फाइल करने पे उन्होंने कमीशन से है क्या मेरी कॉपी दिखाई दी। अकेला व्यक्ति चला था, आज उसके साथ इतने लोग लग गए। अगर किसी भी स्टेट में आपको लगता है, कहीं पर भी आपको लगता है, तो आप अकेले अपनी लड़ाई को जरूर शुरू करिएगा। आपके साथ देखिएगा, अच्छी लड़ाई में सब लोग साथ आ जाते, तो आप उस लड़ाई को लड़िएगा कहीं पर भी आपको लगता है। और आपके साथ देखिएगा कि धीरे धीरे 5 से 10, 10, 20 से 100, 100 से 1000 लोग आपके साथ हैं, और एक अच्छा सा न्याय आप लोगों के साथ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जोरों शोरों से जारी रखिए। पढ़ाई में कोई कमी मत रखिएगा। ये सब तो देखिए जीवन के पहलू है, जीवन रुकावट है, ये जीवन में आते रहते हैं। ये मत सोचिएगा कि ये रुकावट ऐसा है जो स्थायी प्रकृति का है, ये आपके टेम्परेरी इंजेक्शन से भी कमज़ोर है, बहुत जल्दी दूर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को जोरों शोरों से जारी रखिए, अपने मनोबल को तेज़ी से रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने टीचर के ऊपर विश्वास रखिए, और बाकी न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय पर। मैं मनीषा मिश्रा, अभी मैं जकार्ता में हूँ, वहाँ से बोल रही हूँ। मेरा भी मानना है कि सर, यदि आयोग कोई एग्ज़ाम लेता है तो उस एग्ज़ाम को लेने से पहले वो सारा प्रिपरेशन पहले कर ले, जिससे इस तरह का जो स्कैम होता है वो स्कैम से बचे। और गवर्नमेंट को इस पर काफ़ी सख्त रूल बनाना चाहिए, जिससे जो भी इस स्कैम में जुड़े हुए लोग हैं वो स्कैम ना कर सके। और जो भी आयोग जिस तरह से भी एग्ज़ाम लेता है, जैसे जुडिशरी का एग्ज़ाम जो है स्कैम हुआ है, उस पर लोगों को बहुत फेथ होता है कि इस तरह के जुडिशरी के एग्ज़ाम इस तरह के स्कैम नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऐसा स्कैम हुआ है। उसके वजह से जहां एक ट्रस्ट था वो ट्रस्ट ब्रीच हुआ है, और इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय को भी आकर के इस तरह के मामलों में कुछ गाइडलाइंस भी देनी चाहिए। कार्तिकेय, म्यूट का उसको आवाज़ खोलिए, आवाज़ खोलिए। सर नमस्ते, मैं संदीप ग्यारोला ऋषिकेश से। संदीप है, आपका चेहरा बदल गया। जी जी जी, ऋषिकेश। वो सर अभी उठा हूँ ना, बारिश हो रही है बहुत ज्यादा। संदीप जी बताइए। क्या बहुत पुराने हमारे, हाँ बोलिए संदीप। सर जहाँ तक स्कैंडल का है, ये तो सर बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, और रही चाहे यूपी की हो व्यवस्था या उत्तराखंड की हो, सेम ही है हर जगह। लेकिन ये है कि इसमें आयोग अगर पारदर्शिता से काम करे, और साथ में इसमें कुछ चेंजेस, जैसे कि जो ऑनलाइन सिस्टम बना दिया जाए, कॉपी भी अगर चेक हो रही है तो उसे ऑनलाइन सिस्टम कर दिया जाए, और साथ में कॉपी चेक होने के बाद कोई भी व्यक्ति पर्सनल होकर के अपनी कॉपियों को ऑनलाइन चेक करे, ऑनलाइन देख सके कि मेरे कहाँ पर त्रुटियां हैं, कहाँ पर गलतियां हैं, कि कहाँ पर मुझे नंबर कम मिले हैं, और उनका इवैल्यूएशन जो होता है टोटल, वो उनको चेक कर सके इन फ्यूचर में। जब रिजल्ट आउट हो जाता है, अगर उसको देखे और उससे कंपेयर करे कि हाँ दोनों इक्वल हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा पारदर्शिता के साथ कार्य हो सकेगा। बट जैसे आजकल ये जो स्कैम चल रहे हैं सर, ये तो इंडिया लेवल पे हो रहा है, तो इसमें अगर सही और अच्छे ऑफिसर्स अगर हमारे आयोग में आते हैं, और बिना आयोग की जो सदस्य मिलकर तो ये काम नहीं हो सकता है जैसे कि ये चल रहा है। तो अगर हमारे जो सदस्य हैं, आयोग के जो सदस्य होते हैं, वो अगर पारदर्शिता के साथ काम करें तो ही हो सकता है, अदरवाइज सर इसका कोई और विकल्प नहीं है। क्योंकि सर मुझे जो लगता है वो ये है कि आयोग में जो बैठे हुए लोग हैं, बिना उनकी संलिप्तता, बिना उनके योग से या बिना उनके सहयोग से कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो सकता। बिल्कुल। मतलब मेरे कहने का मीनिंग ये है सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बिना आयोग के सदस्यों के मिली भगत या जब नंबर्स देते हैं, आप चेकिंग करते हैं, वो हम जैसे हम अपने मार्क्स देखते हैं, ऐसे हम अपनी कॉपियों को देख सकें। एक संदीप जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। म्यूट कर लीजिए।
सुधा कुमारी, सुधा कुमारी। जी सर, मेरा नाम सुधा कुमारी है सर, और मैं दरभंगा बिहार से। सर हाँ सर, आजकल जो स्कैम हो रहे हैं ये पर एग्जामिनेशन को लेकर, उसके बारे में बोलना है। सर, विद्यार्थी इतना मेहनत करता है, मेहनत से पढ़ाई लिखाई किया, फिर एग्जामिनेशन होते हैं, उसकी तैयारी हम लोग करते हैं, और तब इस तरह के रिजल्ट आते हैं तो उससे हम लोगों में बहुत निराशा होती है। निराशा ये होती है सर कि अब साल 2 साल से कोई लगे हुए हैं, कोई 3 साल से भी लगे हुए हैं इसमें। बहुत आशा के साथ हम लोग एग्जाम देते हैं। एग्जाम के बाद फिर जब इस तरह के बात सुनने में आते हैं तो बुरा तो लगता ही है, फिर अपना भविष्य भी इसमें अंधकार में लगता है। और ये सिर्फ हम लोगों के साथ नहीं हो रहा है, तो जुडिशियरी में तो इनसे बचा हुआ था, लेकिन आजकल जुडिशियरी में भी ये चीज हो रही है। तो इसके लिए जिस तरह मेरा तो सुझाव है सर इसमें कि जिस प्रकार से हायर जुडिशियरी के एग्जाम हाई कोर्ट लेती है, माननीय हाई कोर्ट के द्वारा लिया जाता है, उसी तरह इसका भी एग्जाम निष्पक्ष होना चाहिए और इस पर भी उसी प्रकार से एग्जाम लिया जाना चाहिए। बहुत अच्छा। गौरव कुमार गुप्ता, गौरव जी बहुत एक्टिव रहते हैं, चलिए गौरव। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आई एम एडवोकेट गौरव कुमार गुप्ता, आई एम बिलोंग टू सीतामढ़ी बिहार। सर, सबसे बड़ा मेरा ओपिनियन है कि जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट लेती है, जो भी यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट लेती है, उसके लिए सबसे पहले एग्जामिनर को एग्जिस्टेंस को चेक करना चाहिए। एग्जिस्टेंस, इफेक्टिवनेस एंड कंटिन्यूटी। जब तक सब्सटेंस ऑफ अ फॉर्म रियलाइज नहीं होगा तब तक किसी भी तरह का कोई भी एग्जामिनेशन निष्पक्ष नहीं होगा। इसके लिए बोर्ड को बहुत ही सचेत रूप से अपने सब्सटेंस ऑफ अ फॉर्म को रियलाइज करना चाहिए और इससे स्टूडेंट का भविष्य हमेशा बना रहे। दैट्स ऑल। थैंक यू। अर्चना कुमारी। जी सर, प्रणाम सर। अर्चना कुमारी दरभंगा से बोल रहे हैं, बिहार। सर, जितने भी एग्जाम जो ले रहे हैं, कंडक्ट हो रहे हैं, वो सब में ये होते आ रहा है। और आज है कि वो जुडिशियल का हो रहा है, वो हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट लिया जा रहा है एग्जाम उनके द्वारा। जुडिशियल में नहीं सुनने को मिलता था, आज जुडिशियल भी। और इसमें स्टूडेंट सब कितने सालों से ये तैयारी कर रहे हैं, 10 साल से। उसके तैयारी करने के लिए कहीं यूपी या कहीं दूसरे जगह जाके पेरेंट्स भी उतना ही स्पेंड कर रहे हैं, स्टूडेंट भी उतना मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद इस तरह से आता है तो ये बहुत ही दुख की बात होती है। उसकी लक्ष्य जो है भविष्य, वो अंधेरा हो जाता है भविष्य, और वो उसका मनोबल स्टूडेंट का टूट जाता है। आगे वो नहीं चाहता कि हम बढ़ पाएंगे, इस तरह से मनोबल उनका टूटता है। इसलिए इस तरह से नहीं। चलिए, देखिए, सबसे अच्छी बात है कि हम लोग के सेशन में मैक्सिमम लोग एडवोकेट हैं और उनके द्वारा जो व्यूज दिए जाते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। इसी क्रम में हम गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सोनू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मोहम्मद सोनू, सीतामढ़ी बिहार से। सर ने जैसा बताया था कि यूपीपीसीएससी के एग्जाम में जो स्कैम हुआ है, इसके लिए तो मैं सबसे पहले माननीय न्यायालय ने जो निर्णय लिया है या लेने वाली है उसके साथ हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि जिन लोगों ने एग्जाम दिया है या जो लोग फर्जीवाड़ा करके जो अभी जज के सीट पे बैठे हुए, री एग्जाम होना चाहिए ताकि जो लोग इस सीट के उम्मीदवार हैं उनको दोबारा चांस मिले। और एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए किसी हाईली सिक्योरिटी का इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि छोटे मोटे एग्जामों में तो स्कैम होता ही रहा है, और जुडिशरी में भी स्कैम हो रहा है, तो ये बहुत गलत है। बहुत अच्छा। चलिए, इसी क्रम में दिल्ली से नीलम सैनी। जी, प्रणाम गुरु जी।
सर मेरा कहना इसमें यही है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली कि इसमें जैसे हर एक चीज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंगली जैसे भी नई BNSS में भी आया है, तो ये जो एग्जाम होना चाहिए टोटली एंड टोटली ऑनलाइन होना चाहिए, जिसके अंदर कोई भी पेज फाड़ा या हटाया नहीं जा सकता है सर। इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकता है। सबसे पॉजिटिव थिंग्स यही है सर। और सेकंड थिंग सर, मेरा एक ओपिनियन और भी है, जैसे अभी आपने एक शब्द हमें यूज बार बार करवाते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर। तो सर इसके अकॉर्डिंगली ये जो यूडीसी का एग्जाम होता है, ये आफ्टर 7 ईयर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होना चाहिए सर, ताकि ये सर ये जो एक पब्लिक से जुड़ा मामला है, जितने भी ये केसेस होते हैं, ये सब लाइफ का सवाल होता है। जिसको अभी किसी की लाइफ स्टार्ट ही नहीं हुई है, मैरिज लाइफ, वो उसकी मैरिज लाइफ का डिसीजन लेने के लिए उसको कुर्सी पे बिठा दिया गया है सर। एक तो सर मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, और ये एग्जाम ऑनलाइन होना चाहिए, इसमें कोई भी किसी तरह का गड़बड़ नहीं हो सकता है सर। थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ईशा रानी, ईशा रानी जी सर। हाँ बोलिए। सर मैं बेगूसराय बिहार से सर ईशा रानी बोल रही हूँ सर। वेरी गुड, बोलिए। सर वो अभी नीलम जी ने जैसा सर बोला सर, ये सर की प्रैक्टिस भी सर होने चाहिए, क्योंकि कोई बच्चा सर तुरंत आ रहा है और वो चूंकि वो जुडिशियरी का भी तुरंत आया है सर, उसको तो उतना एक्सपीरियंस है नहीं। हाँ किताबी नॉलेज है सर, फिर भी सर वो अभी जज की कुर्सी पर सर 1 साल में 2 साल में ले रहा है। जो इतने दिन से हैं, जो प्रैक्टिस में भी हैं सर, तो सर उनको भी सर मौका मिलना चाहिए। वेरी गुड। चलिए इसी क्रम में जी इंद्र जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरा व्यू सर है कि जिस तरह हमारा संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका पे सभी लोग डिपेंड हैं, तब न्यायपालिका को मुक्त रखा जाता है, तो उसमें सर इस तरह का स्कैम में बहुत सख्त नियम रखना चाहिए। और हम तो सर ये कहेंगे कि जिस तरह एग्जाम के समय इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को लाया जाता है, उसी तरह जांच पेपर को जांच करते समय भी उसको एकदम पारदर्शिता रखना चाहिए, जिससे कि जो भी नए स्टूडेंट हैं या पुराने, वो सभी के साथ न्याय हो। वेरी गुड। में प्रियंका श्रीवास्तव। मेरा नाम प्रियंका श्रीवास्तव, गोरखपुर से। सर मेरा मानना ये है कि जो ये स्कैम चल रहा है, इस पे रोक लगाने के लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, और काफी कड़ा एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि जो ऑफिसर्स हैं, जो आयोग के मेंबर्स हैं या कोई भी है, उनके अंदर एक डर हो कि हाँ अगर मैं ये करता हूँ तो मेरे खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है सर, इसीलिए ये बढ़ते जाता है, और आज ये बढ़ के जुडिशरी तक पहुंच गया, जो कि खुद इससे जुड़ा हुआ, और उनको इसके लिए ये इसमें कोई निष्पक्ष अब नहीं रह गया है। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में ईमानदारी नहीं रह गई है सर, चाहे वो जुडिशरी रह गया, मेडिकल हो गया, हर एक वो एग्जाम में अब ये सुनने को मिल ही जा रहा है कि ऐसा नहीं है। इससे स्टूडेंट बहुत प्रभावित हो रहे हैं, और वो किसी भी चीज को एक बहुत हल्के में लेके जा रहे हैं कि ये ऐसा हो सकता है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। वो उनका जो मोटिव है उससे वो अलग हट रहे हैं सर, पढ़ने से, कि पढ़ने से नहीं होगा, बल्कि हम कुछ ऐसा कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा, ऐसा चल रहा है। ये सब चीजें हटाने के लिए सर ये सारे रूल जो है पुराने, उसको चेंज कर देना चाहिए। आयोग में हर तरह के लोगों को रखना चाहिए, कुछ नए भी कुछ पुराने भी, क्योंकि अब आयोग में जो मेंबरशिप रह गई है वो भी एक्सपीरियंस वाले लोगों से कोई मतलब नहीं है। इसलिए सबको रखना चाहिए ताकि नए लोग भी सोच सकें और पुराने भी सोच सकें। बाकी सर बहुत अच्छा। माया गौतम, वाराणसी। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर? हाँ बिल्कुल। हेलो सर, हमारा कहना ये है कि हम सब तैयारी करने से पहले ये सोचते हैं कि जुडिशरी का एग्जाम जो स्कैम हो रहा है, पहले भी कुछ चीजों में होता था, तो ये रहता था कि ठीक है इस लेवल
पर नहीं होता था। तो हमारा एक विश्वास रहता था कि हम इस फील्ड में हैं, जुडिशरी में आ रहे हैं, तो हमें निष्पक्ष और कुछ ना कुछ सफलता हमें जरूर मिलेगी। लेकिन आज के इस कैंप से हमारा भविष्य नहीं, विश्वास भी आज जगमगा रहा है कि इस तरीके की तैयारी में अगर हम लगे हैं 2-4 साल, 1 साल, 2 चूंकि बहुत सालों से पेपर ले रहा है, तो उन सबको पता है कि हम किस तरीके से इसको बना सकते हैं और इसको कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। जी सर। ठीक माया, बहुत अच्छा। वीरेंद्र कुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी। हाँ वीरेंद्र है? जी गुड मॉर्निंग सर। थोड़ा अपना परिचय दे। जी मैं वीरेंद्र कुमार विमल आपका पुराना स्टूडेंट रहा हूँ सर। मैं एपीओ बिहार की तैयारी करता था। इस समय जी नवादा से मैं हूँ और वर्तमान में मैं शिक्षण से जुड़ा हुआ हूँ। अभी मैं टीचर के रूप में काम कर रहा हूँ। सभी को सुन रहा था, अच्छा लग रहा था। ये जो हमारा जो परीक्षा की जो प्रणाली है, जो एग्जामिनेशन की जो प्रणाली है सर, इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सबों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी एग्जामिनेशन में नीचे से ऊपर लोग जुड़े रहते हैं वो अपने ईमानदारी का परिचय दें। जब तक हम ईमानदारी का परिचय नहीं देंगे, इस तरह के स्कैम से हम अपने आप को उबार नहीं पाएंगे। कानून बने हुए हैं, कड़े कड़े कानून बने हुए हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट तो हम ही आप लोग को करना है। तो जब तक हमें एक ईमानदारी की भाव नहीं जगेगी, तब तक इस तरह के परीक्षाओं में जो धांधली होती है उसको हम रोक नहीं सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मैं जब बिहार एपीओ का एग्जाम दिया था, उसमें कई विषयों में हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। बावजूद किसी पेपर में इतने गंदे अंक आ गए जिसके चलते हम परीक्षा से बाहर हो गए। मुझे आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आपके ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा था। खास करके आपके जो समझाने की जो शैली थी वो काफी अच्छा लगा था। हमें आशा था कि मैं निश्चित रूप से उसमें सफल होऊंगा, लेकिन कहीं न कहीं इवैल्यूएशन, गलत इवैल्यूएशन के चलते उस परीक्षा से मैं बाहर हुआ। और मैं ये नहीं कहता कि हमसे कमजोर लोग आगे निकले हैं, लेकिन ऐसा लगता था कि अगर एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन का जो सिस्टम अगर वो पारदर्शी होता तो निश्चित रूप से हमारी सफलता होती। मैं आपके चैनल को और आपको सर, चूंकि मैं पुराना विद्यार्थी आप कर रहा हूं और हमारी भी उम्र 52 वर्ष हो गई है, बावजूद भी हमने आपके बताए हुए मार्गदर्शन में तैयारी की थी और बहुत अच्छे अंक से हम प्राप्त करने में सफलता मिला था। मैं सिर्फ 12 अंक से बिहार एपीओ की परीक्षा में इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाया था, लेकिन जीएस में और आपके सीआरपीसी में आपके जो पढ़ाए हुए नोट्स थे उसको लिख करके मैं बहुत अच्छे अंक हासिल किए। सिर्फ माइनर एक्ट में गड़बड़ी के चलते मैं उस प्रतियोगिता से बाहर हूँ। पुनः सर को मैं धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि जो भी स्कैम हो रहे हैं हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में, हम अपने आप को ईमानदारी का परिचय दें ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। क्योंकि एक छोटे से शेर के साथ हम इस अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता, कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो आरो। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए सर का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वीरेंद्र जी, बहुत बहुत आपको बधाई। आप चैनल पे आए, अपनी पीड़ा को भी बताएं। इसी क्रम में अनिल कुमार, सर अनिल कुमार। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। हम बिहार एपीओ का तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए नोट्स कैसे हमको उपलब्ध होगा सर आपका? चलिए, ये तो अभी आप हमसे क्लास के बाद, इस सेशन के बाद बात कर लीजिएगा। 11 बजे हम फ्री रहेंगे, 11 बजे आप कॉल करिएगा, अनिल जी आपको पूरा डिटेल बताएंगे। चलिए, ठीक सर, थैंक यू। काशीलाल जी, मुजफ्फरनगर, एडवोकेट। मुजफ्फरपुर सर, जो अभी जी रहे हैं, मतलब पूरे भारत और पूरे सभी लोग हिंदुस्तान के इस कैंप में ही जी रहे हैं। कोई ऐसा स्टेट और कोई ऐसा केंद्र और ये नहीं रहा जहां किसी तरह का कोई स्कैम नहीं हुआ।
लास्ट में सर क्लास के समय हमको याद है 1 या 2 माह पहले बोले थे कि सब जगह घोटाला हुआ, सब जगह स्कैम हुआ, लेकिन जुडिशियरी बचा हुआ है। जुडिशियरी में यदि कहीं घोटाला हो तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसका बांह तोड़ दे, उसका गर्दन मोड़ दे। लेकिन आने ठीक सर के कहने के 2 महीना के बाद फिर इस तरह की सामने बात आ गई कि अब जुडिशियरी में भी घोटाला हो गया, स्कैम हो गया। तो यहाँ सर ये है कि आखिर घोटाला होते क्यों है, इसके पीछे व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे कारण क्या है और इसके लिए ये कारण क्या है और इसका निदान क्या है। इसमें को लोग ये करने वाले को लोग हैं और कराने वाले कौन लोग हैं, इस पर भी ये नहीं है कि मामूली एक क्लर्क जो है वो इस चीज का घोटाला कर दे। जब तक उसकी ये एक कड़ी मतलब ऊंचे ओहदे तक नहीं पहुंचे होगी तब तक इसका हो नहीं सकता है। देखा जाए नेट का जो है मतलब 1 महीना में 4 मतलब ये घोटाला हो गया। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट का ये देखा जाए कि 0% भी यदि गड़बड़ी है तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन फिर भी भारत सरकार एकदम नीट परीक्षा को नीट एंड क्लीन कर रही है कि ना थोड़ा सा ये हुआ है। और मतलब इतना एविडेंस आने के बाद भी, इतने लोग को अरेस्ट होने के बावजूद भी फिर भी मतलब ये सरकार अपना एकदम सफेद पोश बनी हुई है। उसी तरह से राज्य का ये है। आखिर सर ये होता क्यों है, ये आखिर ईमानदारी की बात है। हम ईमानदार होंगे कैसे? ये मतलब ये एक आदमी ने कहा कि अच्छे लोग को आयोग में, अच्छे लोग की पहचान कैसे होगी? अच्छे, इसीलिए हमने समय मांगा, अच्छे लोग की पहचान कैसे होगी? हम तो देखते हैं कि जो भी जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो बड़े ओहदे पर जाते जाते करप्ट हो जाते हैं। हमने तो देखा है अपने मुजफ्फरपुर एक IAS अफसर आए जिनको हमने फर्स्ट चांस मुलाकात हुई, बात हमने रखा, उन्होंने एकदम देन एंड देयर, हमको लगा कि 5 दिन के अंदर वो बहुत जो 10 वर्षों से दौड़ रहे थे उन्हें IAS अफसर ने ये नंदवेला विजय लक्ष्मी जो है मतलब उन्होंने कराया था। और फिर बाद में आने के बाद जब उनसे मिला तो उसमें शिथिलता आ गई और उसमें ये आ गया। आखिर कोई व्यक्ति इस समाज से चुन कर जाता है और ये होता है, उसके अंदर तमन्ना होती है सिस्टम को, लेकिन सिस्टम ही इतना करप्ट और भ्रष्ट भटियारा करप्ट बना हुआ है कि आदमी वहां ईमानदारी लेते जाते जाते वहां करप्ट हो जाता है। वाई मीनिंग देयर वाई कि होल सिस्टम करप्ट हो चुका हुआ है और उस करप्ट सिस्टम के हम लोग मतलब ये पात्र बने हुए हैं। तो इसके लिए ये हमारे समझ से इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है, क्योंकि देखा जाएगा शुरू के दिनों में जब आजादी हम लोग आजाद हुए थे तो उस समय इतना घोटाला और इतना करप्शन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे करप्शन होते गया, आयोग बढ़ते गए, आयोग के पन्ने बढ़ते गए, उतना ही करप्शन बढ़ते चला गया। कभी जितने कानून बने, क्या कानून बनने के बाद उन अपराध पर, उन मतलब करप्शन पर रोक लगा है? नहीं लगा है। और उसमें देखा जैसे ही कानून बना उस करप्शन में वृद्धि हो गई। पॉक्सो आया, पॉक्सो का देखा जाएगा जो रेट बढ़ गया, मतलब ये इस तरह से। और इसी तरह से करप्शन में, और यहाँ तक आज जुडिशियरी भी इससे छूटा नहीं रहा, जुडिशियरी भी इससे दागदार हो गया। तो आखिर हम लोग भरोसा करें किस पर? सब जगह से हम लोग ये पीड़ित होते थे तो आकर जुडिशियरी में शरण लेते थे कि जुडिशियरी से हमको न्याय मिलेगा, लेकिन जुडिशियरी भी यहाँ आकर मतलब ये हो गया। तो हमारे समझ से जब तक इस सिस्टम को जो करप्ट हो चुका हुआ है, दिस इज माई इंडिविजुअल व्यू, कि इसको चेंज नहीं करेंगे ये और इस व्यवस्था को बदल कर दूसरी व्यवस्था नहीं लाएंगे, तब तक लाख हम लोग ऑनलाइन करा ले, लाख हम लोग आयोग पर आयोग बना ले, लाख हम लोग कुछ कर ले, इस भ्रष्ट व्यवस्था समझो हम लोग को मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इतना ही शब्दों से हमने कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कुछ अदरवाइज कहा गया हो, किसी को पीड़ा पहुंची हो, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा काशीलाल जी, बहुत अच्छा, अनुभवी व्यक्ति है, आपकी बात तो बहुत ही अच्छी। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वही शख्स है ना। नमस्ते सर, मैं मोहित सक्सेना बुलंदशहर से। जैसा कि सर देखा गया है कि अब ये जुडिशरी का जो ये एग्ज़ाम 50 कॉपियां बदली गई है। मेरा ये मानना है इसमें कि जुडिशरी का एग्ज़ाम भारत के सबसे सुरक्षित पेपरों में से एक बचा था, जहां अन्य हर स्टेट से अन्य विभाग में निकली भर्तियों में जहां धांधली होती थी, फर्जीवाड़ा होता था, उसके लिए वो कैंडिडेट कोर्ट आते थे, न्यायालय से न्याय की उम्मीद रखते थे और उनको न्याय मिलता था। अब जहां स्वयं में ही ऐसा हो गया कि एक जुडिशरी की वैकेंसी में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा घोटाला हुआ, एक तरह से ये कहा जा सकता है आयोग के लिए स्पष्ट रूप से कि ये 50 कॉपियां ही नहीं बदली, ये उन 50 कैंडिडेट का जो इसके पात्र थे उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। और जो हजारों सैकड़ों लाखों लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, उन या APU की तैयारी कर रहे हैं या HDS की तैयारी कर रहे हैं, उनके मनोबल को कहीं ना कहीं धक्का लगा है। अब आने वाले एग्जाम में कितनी भी पारदर्शिता होगी,
लेकिन जो कैंडिडेट हैं जो 1 या 2 नंबर के अंतर से कहीं रहेंगे, उनके मन से ये डाउट कभी नहीं खत्म होगा कि कहीं हमारे साथ हमारी कॉपी में या किसी तरीके से कुछ गलत तो नहीं हुआ है। ये 50 सीटें 50 कॉपियां जो मतलब बदली गई हैं, एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ये 50 सीट आयोग ने खरीद ली है, स्पष्ट रूप से कहा जाएगा, क्योंकि ये आरोप आज से पहले कभी नहीं लगे। जुडिशरी में अगर ये सब हुआ है तो ये हर उस जुडिशरी कैंडिडेट के लिए जो एक सपना लेकर जुडिशरी की तैयारी 8-8, 10-10 साल, 12-12 साल, 5-5, 6-6 साल कर रहे हैं, इतने लंबे समय से तैयारी करने के बाद वो बाहर है। एक तो वैकेंसियों का ही रेशो इतना रहता है कि जितनी सीट खाली हैं उसका 1/4 या 1/3 या हाफ निकालते हैं वैकेंसियां। पूरी वैकेंसियों का कोई एडवर्टाइज नहीं होता। उसके बाद भी 3-3, 4 साल में, 2 साल में, 3 साल में जाके वैकेंसी क्लियर होती है और उसके बाद ये चीजें सामने आती हैं। आयोग और अभी फिलहाल तो उत्तर प्रदेश के ही एग्जाम में अभी जो 2022 का है उसमें ये फर्जीवाड़ा हुआ है। आयोग इसमें पूर्णतः दोषी है। आयोग के हर मेंबर के खिलाफ उच्च न्यायालय से निवेदन है कि वो कार्रवाई हो जो आने वाले एग्जाम के लिए, आने वाले टाइम में जितने भी पेपर होने हैं, स्टेट के होने हैं, एक मैसेज यहाँ उत्तर प्रदेश से जाना चाहिए कि अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से इसको सही कराया जाए। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा मोहित, बहुत अच्छा। देखिए, तो हम लोग आज सेशन को आगे जारी रखते हैं। तो लोग नए जुड़े हैं, अभी वेलकम है। जीत कुमार, जीत जी, आप थोड़ा अपना परिचय देके 2 मिनट के अंदर आप अपनी बात को बताएं। तो स्कैम हुआ है, इसके बारे में आपका क्या सोचना है, क्या कहना है और क्या सुझाव है? ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है सर। सबसे पहले आपको नमस्कार। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एक इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है, बल्कि एक कलेक्टिव लड़ाई के जरिए ही इसको बहुत हद तक कम्बैट किया जा सकता है। और जो लोग भी आगे आते हैं, एक तो पहली दिक्कत ये होती है आमतौर पे कि कोई व्यक्ति इनिशिएट खुद से करना नहीं चाहता है। प्राय वो अभ्यर्थी होते हैं और उनको ये डर होता है कि कहीं ना कहीं यदि हम बहुत इनिशिएटिव लेंगे या बहुत बढ़ चढ़ के आगे बढ़ेंगे तो आयोग हमको ही अल्टीमेटली सफर करना पड़ेगा। ज्यादातर की मानसिकता या साइकोलॉजी यही होती है। तो लेकिन जहां भी कहीं कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोगों का एक नैतिक और मोरल कर्तव्य होना चाहिए कि हम लोग उनको यथासंभव जितना फिजिकली, मेंटली या इकोनॉमिकली सपोर्ट हो करें और इसको एक सामूहिक लड़ाई के रूप में लेना होगा। बल्कि मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि अभी हाल ही में बहुत बिहार एपीओ का रिजल्ट आया है। यदि वहाँ भी हाथ डाला जाए तो हमको लगता है कि यूपी वाला जो है उससे ज़्यादा यहाँ निकल के सामने आ जाएगी चीज़। और जो हमारे राजनीतिक दल हैं या समूह कहें या जो भी हो, इतना सड़ांध हो चुका है कि हमको लगता है कि अब दूसरी आज़ादी का समय आ गया है। वास्तविक आज़ादी हम लोगों को मिली नहीं और इसमें हर एक व्यक्ति जहाँ संभव हो इंडिविजुअली उसको थोड़ा सा हर एक स्तर पे, न सिर्फ परीक्षा के स्तर पे बल्कि कहीं भी आप चले जाइए, सरकारी कार्यालय चले जाइए, छोटा से छोटा काम हो, वहाँ भ्रष्टाचार का स्तर एकदम चरम पे है। बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो सकता है। तो जो लोग प्रबुद्ध लोग हैं, जागरूक लोग हैं, उनको वहाँ विरोध निश्चित रूप से करना चाहिए और अपना तात्कालिक निजी स्वार्थ को थोड़ा तिलांजलि देना चाहिए। इस मानसिकता में आके ही ये लड़ाई हो सकती है। बहुत अच्छा विजय कह रहे हैं आप, सोच बिल्कुल बहुत ही अच्छी है। इस क्रम में हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बहुत सारे परीक्षाओं का जो परीक्षाएं होती है सरकार द्वारा कराई जाती है, निश्चित तौर से खासकर उत्तर बिहार में, खासकर उत्तर भारत में बहुत सारे एग्जाम की परीक्षा फल होने तक भी रद्द क्या कहते हैं, ग्रह होती है।
जिस तरह से न्यायिक व्यवस्था में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी आज भी अगर विश्वसनीय कोई भी क्षेत्र था तो खासकर न्यायिक क्षेत्र में जिस तरह से ये स्कैम हुई है, निश्चित तौर से ये बहुत बड़ा प्रशिक्षण है सरकार के ऊपर कि जहां तक इसमें सुधार की जाए और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए जो भी इसके अंदर आयोग के जितने भी सदस्य हैं उनके ऊपर, क्योंकि आज भी न्यायिक व्यवस्था को भारत में सर्वोच्च दर्जा मिला हुआ है। और हम सरकार से गुहार करेंगे कि निश्चित रूप से जितने भी जिनकी जो आस्था और विश्वास इस पर टिकी हुई है वो विश्वास कायम रखें और कायम रखें। धन्यवाद। धन्यवाद। आप में से कोई और स्टूडेंट ऐसा है जो अपने विचार को रखना चाहता है? क्या हो? हाँ सोनू बोलिए। सर मेरा कहना ये है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में एक और संस्था है सीए या सीएमए या कॉस्ट मैनेजमेंट की जो एग्जामिनेशन होती है, अभी तक इसके अंदर कोई स्कैम सुनने को नहीं मिला है और ये एग्जाम भी काफी टफ होता है और ये ऑनलाइन पद्धति से ही किया जाता है और इसके अंदर जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराने वाले जो फैकल्टी होते हैं वो भी सारे सीए ही होते हैं, अदर कोई नहीं होता है इसके अंदर। तो सर जुडिशरी में भी क्यों ना जुडिशियल ऑफिसरों को ही रखा जाए। हम जैसे अभी राजस्थान गए थे तो वहाँ पे लोकल बॉडीज वगैरह भी थे जो काफी ज्यादा उत्पात मचा रहे थे एग्जाम सेंटर में ही। जैसा अपने ग्रुप की पूजा दीदी के साथ भी वहाँ स्कैम हो गया, उनका पेपर लेकर दूसरे लोगों को दिखाया जा रहा था। तो सर अगर जुडिशियल ऑफिसर ही जुडिशरी एग्जाम को कंडक्ट कराए और खुद खड़े रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत अच्छा सोनू आपका भी। देखिए ये जो आप हम लोग के साथ आज सेशन हो रहा है ऊपर जाएगा, ये भारत नहीं हर कंट्री के लोग इसको देखेंगे। पूरे भारत में स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर ले। देखिए परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा क्या होता है कि आप हर समय जुडिशियल एक्टिविटीज से हर समय एक्टिव रहेंगे। कोई भी जैसे स्कैम है सबसे पहले बढ़ चढ़कर परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने इस पर हिस्सा। तो हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस है इस पर आप लोग पूरा सेशन को देखिएगा। तो 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ हैं या स्टूडेंट वो लागू हो चुके हैं। 1 जुलाई से आईपीसी को रिप्लेस करके बीएनएस, सीआरपीसी को रिप्लेस करके बीएनएस, इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके ये से बन चुका है। इसके आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, प्रीलिम्स की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई है, मेंस की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। इसके साथ साथ जो ये स्टडी मटेरियल है आप लोगों के लिए न्यू क्रिमिनल लॉ के, वो आप लोग को एमसीक्यू फॉर्म में, सब्जेक्टिव फॉर्म में दोनों अवेलेबल है। हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में, मीडियम वालों को इंग्लिश में। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन ये उठता है कि आप अगर इन स्टडी मटेरियल को लेना चाहते हैं या आप इसके साथ साथ क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं। क्लासेस गूगल मीट पर चलती है और ऑनलाइन जो क्लासेस होती है वो लाइव क्लास आपको गूगल मीट पे मिलती है। जब क्लास ख़त्म हो जाती है तो 2 मिनट 5 मिनट के बाद उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको आपके सिस्टम। रही बात स्टडी मटेरियल मंगाने के लिए, जो ये 2 व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं इस पे आप अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस सेंड करेंगे और जो कंप्लीट पोस्टल एड्रेस होगा वो ये ध्यान रखिएगा पिन कोड के साथ होगा। पिन कोड ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। इससे आप लोग को ही बेनिफिट होता है कि वो आपका जो स्टडी मटेरियल है वो जल्दी से जल्दी आपके घर पर पहुंच। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।